Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic High Rocky Coast of Class 11 Geography, chapter number 6. So in the last video we started the new agent that is causing different kind of landforms on the earth's surface, and the new agents are waves and currents. तो waves and currents को हमने शुरू किया था. हमने जाना कि waves, हमने brief introduction लिया कि waves and currents क्या होते हैं और किस तरीके से वेव्स एंड करंट्स जो हैं उनके एक्टिविटीज की वजह से कंटिन्यूअसली कोस्टल एरिया पे बहुत सारे इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनते हैं. तो मेनली हमने देखा था कि दो तरीके के कोस्ट होते हैं, दो तरीके के कोस्टल लैंडफॉर्म्स होते हैं जो कि वेव्स एंड करंट्स की वजह से बनते हैं. तो कौन कौन से मेन दो कोस्ट हैं जिन पे अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स बनते हैं? तो वो है हाई रॉकी कोस्ट, जिसे सबमर्ज्ड कोस्ट भी कहते हैं, और दूसरे तरीके के जो कोस्ट हैं वो हैं लो स्मूथ जेंटल स्लोपिंग कोस्ट, जिन्हें हम इमर्ज्ड कोस्ट भी कहते हैं. तो हम शुरू करने वाले हैं पहले टाइप ऑफ कोस्ट से, जो कि है हाई रॉकी कोस्ट, एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनेंगे. So along the high rocky coast, the rivers appears to have been drawn with highly irregular coastline. तो सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हाई रॉकी कोस्ट कैसे होते हैं. हाई रॉकी कोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे कोस्ट होते हैं जो कि जो कोस्ट है उससे एकदम खड़े हुए होते हैं और ये रॉकी होते हैं. ऐसा लगता है कि जो सी है वो इसकी तरफ मूव कर रही है और ये कंटिन्यूअसली यहाँ से इरोड होकर टूट टूट कर ये इस समुद्र में गिरते रहते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से ये हाई रॉकी कोस्ट होते हैं. अब सेकेंडली क्या है, यहाँ पे लिखा है कि जो रिवर्स हैं हाई रॉकी कोस्ट में क्या होता है, जो रिवर्स हैं वो ऐसा लगता है कि वो सीधा जाके समुद्र में डूब रही हैं. एक तो होता है डेल्टा. ठीक है, डेल्टा में क्या होता है कि जब नदी समुद्र में जाके मिलती है तो वो क्या करती है, वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनाती है. इसको भी हम आगे वाले टाइप में पढ़ेंगे, जब अगले टाइप ऑफ कोस्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि डेल्टा कैसे बनाती हैं. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक मतलब पहले डेल्टा वाली बात करते हैं कि नदी जो है वो आ रही है और जब आएगी वो तो अपने साथ बहुत सारा मटेरियल लाएगी. मान लो ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है. अब इस समुद्र में आके नदी मिल रही है, तो नदी मिलने से पहले क्या करेगी, मतलब मिलते टाइम ही क्या करेगी, जो भी मटेरियल वो अपने साथ लाई है उसको यहाँ पे डिपोजिट कर देगी. और उस डिपोजिशन के कारण क्या होगा, धीरे धीरे करके नदी की जो लेंथ है वो बढ़ती हुई नजर आएगी. ऐसा लगेगा जैसे नदी जो है वो बढ़ रही है. ठीक है, तो यहाँ पे मटेरियल पूरा डिपॉजिट हो जाएगा और अब नदी जो है ऐसा लगेगा आगे जाके समुद्र में मिल रही है. तो ये तो हो गया डेल्टा, जिसमें नदी अपने साथ लाए हुए मटेरियल को समुद्र में डिपॉजिट करती है और उससे अलग लैंडफॉर्म बनते हैं. यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हाई रॉकी कोस्ट है उसमें जो नदी है वो समुद्र में डायरेक्ट आके मिल जा रही है. ठीक है, ये समुद्र है, अब इसमें नदी डायरेक्ट आके मिल गई, कुछ डिपोजिशन वगैरह नहीं हो रहा. तो ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट नदी आई और इसने समुद्र में छलांग मार दी, वो डूब गई. ठीक है, ऐसा लग रहा है. और इस तरीके के लैंडफॉर्म को हम एस्चुरी भी कहते हैं. मतलब डेल्टा हो गया जिसमें डिपोजिशन होता है, जिसमें नदी जो है वो आके कुछ डिपोजिट करती है. बट एस्चुरी क्या होती है, एस्चुरी सीधा नदी आई और समुद्र में मिल गई, कुछ डिपोजिशन वगैरह नहीं हो रहा. ठीक है, सीधा आई और ये पानी इसका समुद्र में मिल गया, नो डिपोजिशन इज गोइंग ऑन. सो दिस काइंड ऑफ लैंडफॉर्म इज कॉल्ड एस्चुरी. तो यहाँ पे एस्चुरी बन रही है. तो एस्चुरी कहाँ बन रही है, हाई रॉकी कोस्ट में. इस तरीके के कोस्ट में नदी आती है और सीधा समुद्र में मिल जाती है. The coastline appears highly indented with extension of water into the land where glacial valleys, fjords are present. Indented का मतलब क्या है, जैसे धस गया हो. जैसे कार में क्या होता है, डेंट लग जाता है. कार में क्या होता है कि जो कार का एक तरीके से बॉडी है उसमें गड्ढा पड़ जाता है, इस तरीके से आप कहते हो ना. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पूरी कोस्ट लाइन है ऐसा लग रहा है उसमें किसी ने मार मूर दिया है, किसी ने उसको पूरा डैमेज कर दिया है. और कौन है वो किसी ने, कौन है वो कल्प्रिट जिसने इस कोस्ट पे मारधाड़ की है, तो वो है सी, वेव्स, करंट्स. वेव्स यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी. तो हम कहेंगे वेव्स जो हैं उन्होंने क्या किया, यहाँ पे अगर सी है तो सी से आने वाली जो वेव्स हैं वो क्या करेंगी, वो कंटिन्यूअसली इस पे, ये हम टॉप व्यू ले रहे हैं. ठीक है, सबसे पहली बात हम ऊपर से देख रहे हैं. ये पूरा आपका कोस्टल एरिया है. अगर इसे आप साइड से देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा, इस तरीके से. ठीक है, ये वाला जो है ये खड़ा हुआ है इस तरीके से, हाई रॉकी सरफेस है और यहाँ साइड में समुद्र है. तो इसकी वेव्स के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे इंडेंटेड कोस्ट दिख रहा है. इंडेंटेड मतलब इस तरीके से यहाँ पे आपको
पूरे गड्ढे गड्ढे से दिखेंगे, ये अंदर को पूरा इर्रेगुलर कोस्ट लाइन है। रेगुलर कैसी होगी अगर ऐसे सीधी हो, बट ये इर्रेगुलर है, उबड़ खाबड़ है, टेढ़ी मेढ़ी है इस तरीके से, ठीक है। तो इसे आप इंडेंटेड कोस्ट लाइन कह सकते हो। तो ये आपको देखने मिलेगा। द हिल साइड्स ड्रॉप ऑफ शार्पली इनटू वाटर, हिल साइड्स जो है वो डायरेक्टली पानी में ड्रॉप कर जाती हैं। ऊपर का एक पॉइंट रह गया फ्योर्ड्स वाला, इसको भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं। द हिल साइड्स ड्रॉप ऑफ शार्पली इनटू वाटर का मतलब क्या है कि जो हिल साइड्स है ना वो सीधा पानी में जाके मिलेंगी। जैसे आप यहाँ देखो, ये वाली जो पिक्चर है, तो ये जो हिल है इसकी जो साइड है वो एकदम स्टीप है और ये सीधा जाके यहाँ पानी में मिल रही है। जो जेंटल स्लोपिंग होगी वो तो धीरे धीरे जाके समुद्र में मिलेगी इस तरीके से, उसकी तो पूरी ढलान होगी और धीरे धीरे जाके वो फिर यहाँ पे समुद्र में मिलेगी। बट यहाँ क्या हो रहा है, जो समुद्र की चोटी है वो एकदम खड़ी है, मतलब समुद्र की जो ढलान है वो सीधी खड़ी है और वो सीधा जाके समुद्र में मिल जा रही है, धीरे धीरे नहीं मिल रही। अब वो ग्लेशियर वैली का जो फ्योर्ड है उसकी बात कर लेते हैं। वहां पे क्या था कि इंडेंटेड पूरा होगा, इंडेंटेड पूरा शोर जो है वो बनेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे देखो, याद करो हमने जब ग्लेशियर वैली पढ़ी थी उसमें फ्योर्ड्स पढ़े थे। फ्योर्ड्स कैसे होते हैं एक बार वापस देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चे सिर्फ यही वीडियो देख रहे हो, उन्होंने पहली वीडियोस ना देखी हो। सो मान लो इस तरीके से ये पहाड़ है, ठीक है, ये दो पहाड़ हैं एक दूसरे के सामने और इनके बीच से यहां से ये ग्लेशियर बह रहा है। जब ग्लेशियर बहेगा तो वो क्या करेगा, वो एक यू शेप्ड वैली बनाएगा, इस तरीके से गड्ढा करेगा। यहाँ पे क्या करेगा इस तरीके से, क्योंकि इरोजन हो रहा है तो ये ग्लेशियर क्या करेगा अपने बेड पे इस तरीके से एक यू शेप्ड वैली जो है वो बना देगा, गड्ढा कर देगा, ठीक है। यहां से आप ऐसे समझ लो, ये ऐसे बन रहा है। तो ग्लेशियर ने पूरा इरोजन करके यहाँ पे गड्ढा कर दिया। अब ग्लेशियर ऐसा तो है नहीं कि हमेशा चलता ही रहेगा या मतलब बना रहेगा। ग्लेशियर, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ग्लेशियर बहुत तेज से पिघल भी रहे हैं। तो ग्लेशियर ऊपर से आए बहते बहते और यहाँ पे पूरे इस तरीके से जमा हो गए और नीचे उन्होंने यू शेप का इस तरीके से कर्व बना दिया। होगा क्या कि जब ये ग्लेशियर पूरा पिघल जाएगा, जब ये ग्लेशियर पूरा पिघल जाएगा तो होगा क्या कि ये वाला हिस्सा जो है ये पूरा सी थी, इसके जस्ट सामने सी थी, तो सी का जो पानी होगा वो इस गड्ढे में आके मिल जाएगा। इसको सी को अगर मैं सही तरीके से बनाऊं तो ऐसे बनेगा, मान लो यहाँ पे इस तरीके से सी है ये वाली, ठीक है। अब ग्लेशियर ऊपर से आया था और इस तरीके से धीरे धीरे करके कुछ जो ग्लेशियर के टुकड़े हैं वो भी टूट टूट के समुद्र में गिरते गए, ये पूरी जो बर्फ है वो पिघल गई। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ खाली ये जमीन बची है और जो भी ग्लेशियर के डिपोजिटेड मटेरियल है वो सब यहाँ बचे हैं। होगा क्या कि जब समुद्र का पानी धीरे धीरे करके इस गड्ढे में आने लगेगा, इनलेट हो जाएगा, पानी जो है वो इसमें आ जाएगा समुद्र का, और किस तरीके से दिखेगा ऐसे। अब ये यहाँ पे पूरा समुद्र का पानी भर गया, जहां पे पहले कभी ग्लेशियर हुआ करता था वहां पे समुद्र का पानी भर गया। अब इसे क्या बोलेंगे, ये है फ्योर्ड्स, ठीक है। तो इसका अगर मैं थोड़ा सा 3D बनाने की कोशिश करूं तो इस तरीके से पूरा होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये पूरे एरिया में समुद्र है और ये जो समुद्र का पानी है अब इस गड्ढे में आके, ये जो गड्ढा था इसमें आके भर चुका है, ठीक है। तो ये है आपका फ्योर्ड्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो फ्योर्ड्स वाले इलाके हैं वहां पे भी हाई रॉकी कोस्ट देखने मिलेगा, वहां पे भी सबमर्ज्ड कोस्ट देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये देखो, ध्यान से देखो, ये वाला जो एरिया है वो उठा हुआ है। कैसे उठा हुआ है? ऐसे उठा हुआ है। यहां देखो, ये पहाड़ था, इस तरीके से ग्लेशियर ने कर्व किया और फिर यहाँ पे सी थी, यहाँ पे सी थी, सी का पानी यहाँ आ गया। अब सी का पानी आएगा तो लहरें भी आएंगी यहाँ पे, क्योंकि तो समुद्र है इसमें भी लहरें आएंगी। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो पूरा हिस्सा होगा, ये वाला, ये धीरे धीरे करके लहरों से टूटता जाएगा और यहाँ पे भी धीरे धीरे करके कैसे क्लिफ टाइप बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लिफ टाइप बन जाएगी, धीरे धीरे करके यहाँ पे इरोजन जो है वो होने लगेगा। पहले क्या होगा, पहले नीचे वाला इलाका जो है, ये वाला इलाका जो है वो समुद्र की लहरों की वजह से टूटेगा, फिर धीरे धीरे करके जो ये वाला इलाका है ये भी, क्योंकि जब नीचे की सपोर्ट चली जाएगी तो ये भी टूटने लगेगा। तो इस तरीके से फ्योर्ड्स के यहाँ पे ये हाई रॉकी कोस्ट जो है आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये जो हाई रॉकी कोस्ट है वो डायरेक्टली पानी में जो है गिर जाते हैं, ऐसा लगता है कि सीधा ये पानी में जाके खत्म हो रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट है, स्टीप स्लोप है बहुत ज्यादा ना। नेक्स्ट क्या है, शोर्स डू नॉट शो एनी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स इनिशियली। इस तरीके के कोस्ट में क्या होता है कि इनिशियली शोर्स जो है वो बहुत ज्यादा
इरोजनल एक्टिविटी शो करते हैं, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स जो है वो नहीं होते हैं, दे डू नॉट शो एनी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म इनिशियली। तो शुरू शुरू में क्या होगा, बहुत ज्यादा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म नहीं दिखाई देंगे इस तरीके के कोस्ट में। किसमें? हाई रॉकी कोस्ट में। यहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज डोमिनेट करेंगी शुरू में? इरोजनल फीचर्स, ठीक है। और एक चीज, यहाँ पे शोर का इस्तेमाल किया गया है और कोस्ट शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है, तो हो सकता है आप लोगों में से कईयों को ये कंफ्यूजन हो कि शोर एंड कोस्ट क्या ये सेम होते हैं, क्यों इनको इस तरीके से यूज किया जा रहा है। तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि शोर एंड कोस्ट जो है वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, थोड़ा सा अंतर है। जैसे शोर्स जो हैं, शोर बेसिकली किसी भी बड़ी पानी की जो बॉडी है उसके आसपास का जो इलाका होता है उसे आप शोर कहते हो। वो समुद्र भी हो सकता है, वो लेक भी हो सकता है, कोई रिवर भी हो सकती है। तो बेसिकली जब कोई बड़ी सी वाटर बॉडी हो, उसके साइड वाला जो इलाका होता है उसे आप शोर कहते हो, ठीक है। और जब स्पेसिफिकली आप समुद्र की बात कर रहे हो, ओशन की बात कर रहे हो, तो ओशन के साइड वाला जो इलाका है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कोस्ट कहेंगे। तो आप यूं कह सकते हो कोस्ट इज अ काइंड ऑफ शोर, क्योंकि शोर मतलब क्या है? किसी भी लार्ज वाटर बॉडी के साइड वाला इलाका, साइड वाला उससे एडजॉइंट पार्ट, उसे हम शोर कहते हैं। अब जब ये शोर जो है वो समुद्र के इलाके में होगा, जब वो कोस्ट वाले मतलब ओशन वाले इलाके में होगा, ओशन के आसपास जो इलाका है, जैसे ये ओशन, जैसे यहाँ पे ये ओशन है, तो इस ओशन के साइड वाला जो शोर होगा उसी को हम कोस्ट कह देंगे। आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। तो कोस्ट जो है वो स्पेसिफिक है ओशन से, कि ओशन के साइड वाले इलाके को हम कोस्ट कहेंगे। बाकी उसको आप सी शोर कह सकते हो, क्योंकि है तो वो भी एक तरीके का शोर ही, कि सी शोर, सी के साइड वाला शोर, तो वो भी कोस्ट ही है। तो यहाँ पे इसीलिए इसको इंटरचेंजेबली यूज किया गया है। बेसिकली एडजॉइनिंग जो लैंड है, साथ में जो लगी हुई लैंड है समुद्र के, उसे आप शोर या कोस्ट कह रहे हो। तो मैंने बहुत स्पेसिफिकली डिफरेंस आपको बता दिया है, बट इससे आगे आप इसको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको डिफरेंस पता है, ठीक है। सो इनिशियली क्या होगा, यहाँ पे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म शो नहीं होंगे, इरोजनल फीचर्स डोमिनेट करेंगे। उसके आगे, अलोंग हाई रॉकी कोस्ट waves break with great force against the land shaping the hillsides into cliffs। होगा क्या कि जो हाई रॉकी कोस्ट होते हैं उनसे जब वेव्स आके टकराती हैं तो वो बहुत जोर से टकराती हैं, ठीक है। जो वेव्स ब्रेक होती हैं वो बहुत तेजी से होती हैं। देखो, जब अगर ऐसे स्लोपी इलाका होगा, अगर स्लोपी पूरा इलाका होगा, तो उसमें वेव्स जो है वो बहुत ज्यादा डैमेज नहीं करेंगी। जैसे अगर मान लो ये पूरा पहाड़ है, इस तरीके से एकदम स्मूथ स्लोप है, एकदम, यहाँ देखो कितने आगे तक मैंने स्मूथ स्लोप बनाई है। अब ये जो पहाड़ की स्लोप है वो डायरेक्टली जाके एकदम सीधी जाके समुद्र के पानी में नहीं मिल रही, वो धीरे धीरे करके जाके समुद्र में मिल रही है। यहाँ पे समुद्र है। अब जब यहाँ वेव्स आएंगी तो वेव्स का जो असर है वो देखो इतने बड़े एरिया पे थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। मतलब कि यहाँ पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो स्लोप है वो हल्की सी इस तरीके से आपको ढलान देखने मिलेगी। बट अगर यहाँ पे सीधी चढ़ी मतलब खड़ी चढ़ाई होगी, इस तरीके से होगा, लेट्स से इस तरीके से है। अब यहाँ पे जब समुद्र की लहरें आके टकराएंगी तो वो इस इलाके में बहुत तेजी से मतलब आके असर करेंगी। यहाँ पे जो डैमेज दिखेगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि जो वेव्स की फोर्स है वो डायरेक्टली आके इस इलाके पे लगने वाली है। अगर यहाँ पे ढलान होती तो उसकी फोर्स थोड़ी सी कम हो जाती, उसका थोड़ा सा मतलब एक तरीके से जो असर है वो फैल जाता। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सीधे आके इस पे असर कर रही हैं ये वेव्स, तो यहाँ पे खड़ी चढ़ाई पे जो डैमेज होगा वो बहुत ज्यादा होगा। With constant pounding by waves, the cliffs recede, leaving a wave-cut platform in front of the sea cliff। तो सबसे पहले तो sea cliff बनेगी। अगर इसका भी मैं प्रोसीजर दिखाऊं आपको, क्या होगा, सबसे पहले इस तरीके से पहाड़ जो है हल्का सा इस तरीके से कुछ था, मान लो थोड़ी बहुत उसमें ढलान थी, थोड़ी बहुत थी, और यहाँ पे ये सी वेव्स जो है वो आके कंटिन्यूसली इसको तोड़ रही हैं। तो धीरे धीरे करके क्या होगा, पहले ये वाला हिस्सा टूटेगा, पहले ये वाला हिस्सा टूटेगा। अब क्योंकि ये वाला हिस्सा टूटेगा तो ऊपर वाले एरिया की जो सपोर्ट है वो नहीं रही, तो ये ऊपर वाला एरिया भी टूट जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से क्लिफ बन जाएगी, और धीरे धीरे करके ये जो समुद्र की लहरें हैं ये कंटिन्यूसली इस पे असर डालती रहेंगी, कंटिन्यूसली इस पे असर डालती रहेंगी। तो क्या होगा, ये वाला हिस्सा भी टूटने लगेगा, ये वाला हिस्सा टूटने लगेगा, तो पीछे जाने लगेगी। जो क्लिफ है वो क्या करेगी, वो पीछे जाने लगेगी। तो ये इस तरीके से मतलब जो थोड़ी बहुत यहाँ पे ढलान थी, जो थोड़ी बहुत ढलान थी, अब वो टूट के पूरी प्रॉपर क्लिफ बन चुकी है। क्लिफ मतलब क्या होता है, जो आपको पूरा बताया कि यहाँ पे जब इस तरीके से सीधा जाके समुद्र में
आपको जो पहाड़ है उसकी ढलान मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये जो स्ट्रेट ये वाला जो पॉइंट है इसे आप क्या बोलोगे, क्लिफ बोलोगे। ठीक है, खैर जरूरी नहीं कि यहाँ पे साइड में समुद्र ही हो। नॉर्मली जब आपको इस तरीके से ऑलमोस्ट 90 डिग्री का आपको फीचर दिखेगा पहाड़ों का, तो इस वाले पॉइंट को आप इस तरीके की शेप को क्लिफ बोलोगे। ठीक है, क्लिफ्स होती हैं, एस्कारपमेंट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इस तरीके से क्लिफ्स बनेंगी। अब धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि अभी और ज्यादा ये पूरा मटेरियल जो है वो इरोड हो रहा है, तो ये क्लिफ पीछे जाती जाएगी, ये क्लिफ पीछे जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये क्लिफ पीछे जाती जा रही है, जैसे ओरिजिनली यहाँ पे इसकी इस तरीके से स्लोप थी, बट ये अब इरोड हो के इसकी वेदरिंग होके ये पीछे आ गई। तो जो यहाँ पे एक बेस बचेगा, जो यहाँ पे इसका बेस बचेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, वेव कट प्लेटफॉर्म। की वेव की वजह से ये प्लेटफॉर्म बना है, वेव के काटने की वजह से ये प्लेटफॉर्म बना है। इसकी अगर आप पिक्चर देखोगे तो 2-3 पिक्चर मैंने यहाँ पे दिखाई हुई हैं। जैसे ये वाली देखो, क्लिफ ओरिजिनली यहाँ पे हुआ करती थी, बट क्योंकि ये वेव्स आई और वेव्स के आने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो ये वाला पूरा हिस्सा है वो टूट गया और अब ये पीछे आ गई, मतलब आगे वाला हिस्सा पूरा टूट गया, आगे वाला हिस्सा पूरा टूट गया, तो अब ये पीछे वाली जो क्लिफ है वो बची है। अब आगे कभी यहां तक हुआ करती थी ये क्लिफ जो है मान लो कभी यहां तक हुआ करती थी और ये पूरा आगे वाला हिस्सा टूट गया और अब क्लिफ इतनी पीछे चली गई, तो बीच में ये वाला जो हिस्सा बचा जिसपे कभी पहले क्लिफ हुआ करती थी, ये क्या है, वेव कट प्लेटफॉर्म। और यहाँ देखो कि वेव जो है नीचे वाले हिस्से को इस पे असर डालती हैं, इस पे अटैक करती हैं और जिसकी वजह से ऊपर वाला हिस्सा भी टूट टूट के गिर जाता है। ये देखो अब एक ओरिजिनल सी पिक्चर है, यहाँ पे आप क्लिफ देखोगे, ये क्लिफ है और क्लिफ के आगे देखो ये वेव कट प्लेटफॉर्म पूरा पथरीला सा दिख रहा है ना, तो ये क्लिफ कभी यहां तक हुआ करती थी, बट क्योंकि ये पूरा हिस्सा अब इरोड हो गया तो अब ये वाला हिस्सा बचा। ठीक है, तो इसे बोलेंगे वेव कट प्लेटफॉर्म। वेव्स ग्रेजुअली मिनिमाइज द इरेगुलरिटीज अलोंग द शोर। अब यहाँ पे जो भी इरेगुलरिटीज होती हैं, कोई भी ऊबड़ खाबड़ चीज होगी, जैसे यहाँ पे इस वेव कट प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे जो भी ऊबड़ खाबड़ सी चीजें होंगी उस पे क्योंकि लगातार जो वेव्स हैं वो आके अटैक करेंगी तो इसको स्मूथ कर देंगी, ग्रेजुअली इसको स्मूथ कर देंगी। The materials which fall off and removed from the sea cliffs gradually break into smaller fragments and roll to roundness will get deposited in the offshore. अब जो भी मटेरियल ऊपर से गिर रहा है, ये जो भी इरोजन हो रहा है, ये मटेरियल टूट टूट के गिरेगा, ये जो भी मटेरियल टूट टूट के गिरेगा ये लुढ़कता लुढ़कता आगे सी में चला जाएगा और जब ये लुढ़केगा, जब यहाँ पे रोल डाउन होगा तो वो राउंड हो जाएगा, थोड़े से राउंड शेप ले लेंगे ये। ठीक है, पहली बात तो मान लो ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिर गए और वो जब नीचे गिरेंगे तो एकदम छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएंगे, छोटे छोटे इनके फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे और धीरे धीरे करके वो स्मूथ राउंडेड एक तरीके से पत्थर बन जाएंगे। और ये जो पत्थर है फिर आगे जाके ये समुद्र की लहरों के साथ समुद्र में चले जाएंगे और थोड़ा आगे जाके समुद्र में यहाँ पे ये डिपोजिट होने लगेंगे। ऑफशोर का मतलब शोर से थोड़ा सा दूर, तो यहाँ पे थोड़ी दूर जाके ये जो मटेरियल टूट रहा है वो डिपोजिट होने लगेगा। ठीक है, ये डिपोजिट होने लगेगा ऑफशोर में। After a considerable period of cliff development and retreat, when coastline turns somewhat smooth, with the addition of some more material to this deposit in the offshore, a wave-built terrace would develop in front of wave-cut terrace. अब कुछ टाइम बाद क्या होगा, जब प्रॉपर तरीके से क्लिफ बन चुकी होगी और अच्छे तरीके से वो रिट्रीट हो चुकी होगी, मतलब काफी पीछे वो जा चुकी होगी अपनी ओरिजिनल प्लेस से, तो उसके बाद क्या होगा, कोस्ट लाइन जो है वो भी धीरे धीरे करके थोड़ी स्मूथ होने लगेगी, जो पूरी इंडेंटेड थी अब वो भी धीरे धीरे करके स्मूथ होने लगेगी। और विद द एडिशन ऑफ सम मोर मटेरियल टू दिस डिपोजिट इन द ऑफशोर, ऑफशोर में अभी क्या बताया कि ऑफशोर में थोड़ा सा मटेरियल डिपोजिट होना शुरू हो गया है, इस सब की वजह से क्या होगा, एक वेव बिल्ट टेरेस बन जाएगी वेव कट टेरेस के सामने। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो, वेव बिल्ट टेरेस एंड वेव कट टेरेस। वेव कट टेरेस मतलब वेव के इरोजनल एक्टिविटी की वजह से जो टेरेस बनी है, वेव के काटने की वजह से जो टेरेस बनी है। वेव बिल्ट मतलब वेव के डिपोजिशन की वजह से जो टेरेस बनी है। ठीक है, यहाँ पे वेव जो है काट रही है, वेव कट टेरेस में काट रही है और वेव बिल्ट में वो बना रही है। और बनाएगी कैसे, डिपोजिट करके। ठीक है, तो इसको भी मैं बना के दिखाती हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से डिफरेंस समझ आ जाए। तो ओरिजिनली क्लिफ थी, अब ये रिपीटेशन होगी बट आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाएगा। ओरिजिनली क्लिफ थी यहाँ पे, ठीक है, और ये पूरा यहाँ पे समुद्र था, ये पूरा समुद्र था।
हुआ क्या, ये वाली जो क्लिफ है इसका आगे वाला हिस्सा टूट टूट के पीछे जाने लग गया। आगे वाला हिस्सा जब टूट टूट के पीछे जाएगा तो क्लिफ जो है वो अब अच्छी खासी पीछे जा चुकी है, यहाँ पे जा चुकी है। और इसके सामने जो प्लेटफॉर्म बचा, ठीक है, यहाँ पे समुद्र जो है ये पूरा यहाँ तक था ना, समुद्र यहाँ पे है। पहले इधर से क्लिप हुआ करती थी, अब ये हट गई है, ठीक है। अब इस तरीके से, तो अब बताओ ये क्या है, ये क्लिफ है, ये क्लिफ है, और ये क्या है, ये वेव कट टेरेस है। अभी वेव कट टेरेस है। होगा क्या कि जो भी मटेरियल टूटा है, हमने क्या बोला कि जो मटेरियल टूटा है, जो भी क्लिफ से टूटा हुआ मटेरियल है वो धीरे धीरे करके आगे जाएगा और ऑफ शोर, शोर से थोड़ा सा दूर जाके जमा होने लगेगा। तो मैं रेड कलर से मटेरियल बना रही हूँ। ये जो भी मटेरियल यहाँ से टूटा वो टूट टूट के कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे होने लग गया। अब वो धीरे धीरे करके इधर पे जमा होने लगेगा, यहाँ पे डिपोजिट होने लगेगा। और जब ये मटेरियल डिपोजिट होगा तो क्या होगा, इधर पे थोड़ा सा लैंड फॉर्म बनने लगेगा, ठीक है। ये इस तरीके से एक लैंड फॉर्म बन गया, ये पूरा जमा हो गया यहाँ पे। तो वेव कट टेरेस के आगे ये क्या बन गई, वेव बिल्ट टेरेस। ये वेव बिल्ट टेरेस बन गई। वेव ने अब यहाँ पे जो मटेरियल था वो पहले तो ऑफशोर, मतलब शोर से थोड़ा सा दूर जाके जमा हुआ और धीरे धीरे करके पूरा यहाँ पे भर गया। तो ये वेव बिल्ट टेरेस है, जो कि वेव कट टेरेस के आगे, उससे आगे बनी है। तो पीछे होगी क्लिफ, क्लिफ के आगे यहाँ पे वेव कट टेरेस, और वेव कट टेरेस के आगे वेव बिल्ट टेरेस। मतलब अब धीरे धीरे करके हम इरोजनल एक्टिविटी से डिपोजिशनल की तरफ बढ़ रहे हैं। शुरुआत में यहाँ पे प्योर क्या हुई, इरोजनल एक्टिविटी हुई, बट अब जो इरोडेड मटेरियल है वो धीरे धीरे डिपोजिट होने लग जाएगा और अब यहाँ पे डिपोजिटेड मटेरियल बन रहा है, ठीक है। As the erosion along the coast take place, a good supply of material becomes available to longshore currents and waves to deposit them as beaches along the shore and as bars, long ridges of sand and or shingle parallel to coast in the near shore zone. तो होगा क्या, जैसे जैसे इरोजन होने लगेगा, जैसे जैसे इरोजन जो है वो होगा तो उसकी वजह से अब अच्छी मात्रा में मटेरियल मिलने लगेगा वेव्स को डिपोजिट करने के लिए। इरोजन की वजह से क्या हुआ, मटेरियल मिला, जो भी मटेरियल क्लिफ्स का टूट टूट के जाएगा वो समुद्र में गिरेगा, और वो जो गिरा हुआ मटेरियल है अब वेव्स उसे उठा उठा के वापस डिपोजिट करेंगी। तो जब मटेरियल को डिपोजिट करेंगी तो वो बीच बनने लगेंगे, और बीच जो है वो तो मतलब एकदम से जो वेव कट प्लेटफॉर्म है, वेव टेरेस है, वहां पे बन जाएगा। बट उसके थोड़ी दूर बाद जाके क्या होगा, कुछ बार्स बनेंगी सैंड या फिर शिंगल की। शिंगल मतलब जो पैबल्स होते हैं, राउंडेड पत्थर होते हैं, उन्हें शिंगल कहते हैं। तो रेत या शिंगल की कुछ रिजेस बनेंगी। तो इसको भी बना के देख लेते हैं कैसे होगा ये। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे इस तरीके से ये क्लिफ है, ये वेव कट प्लेटफॉर्म है, इस वेव कट प्लेटफॉर्म के साथ ही इधर पे क्या है, वेव बिल्ट टेरेस है, और इसके आगे क्या होगा, यहाँ पे ये पूरा समुद्र है। अब जो भी इरोडेड मटेरियल था वो क्या हुआ, वो डिपॉजिट होने लग गया यहाँ पे, कुछ कुछ यहाँ पे भी जमा होगा। तो धीरे धीरे करके ये वाला पूरा इलाका क्या बन जाएगा, ये बीच बन जाएगा। जो भी मतलब फाइन पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पे पूरे जमा हो जाएंगे और ये बीच जो है वो बन जाएगा। और क्या होगा, जो और मटेरियल है जो वो थोड़ी और दूर जाके यहाँ पे डिपॉजिट होने लगेंगे, ठीक है। बीच में क्या है, ये पूरी सी है, गैप है अभी यहाँ, तो ये थोड़ी दूर जाके मटेरियल जो है इधर पे डिपॉजिट होने लगेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बार्स बोलेंगे। जब तक ये पानी के अंदर रहेंगे तब इन्हें बार बोलेंगे, और जैसे ये पानी के ऊपर दिखाई देने लग जाएंगे तो इनको बैरियर बार्स बोलेंगे। तो ये तो साइड व्यू है इसका, जो ऊपर से अगर आप व्यू देखोगे तो यहाँ पे है। तो बीच में ये वाली जो एरियाज हैं ये क्या है, ये बीचेस हैं जो कि कोस्ट से लगे हुए हैं, पूरे सैंड का इलाका है। बट इसके थोड़ी दूर आके आप देखोगे यहाँ पे ये कुछ थोड़ी दूर आके मटेरियल जो है वो डिपॉजिट हो रखा है। बीच में समुद्र है, गैप है, और उसके थोड़ी दूर बाद आके मटेरियल डिपॉजिट हो रखा है। तो जब तक ये मटेरियल समुद्र के अंदर होगा, जब तक ये मटेरियल डिपॉजिट हो रहा होगा समुद्र के अंदर, तो इसको बोलेंगे बार। और जैसे ही ये जो बार है वो थोड़ी बाहर आ जाएगी, मतलब इस तरीके से सरफेस पे दिखने लगेगी, तो इसको बैरियर बार बोलेंगे। तो इसको भी अगर मैं बना के दिखाऊं तो मान लो ये वाला पूरा जो है वो लैंड वाला इलाका है, जो क्लिफ वगैरह है वो है यहाँ पे, और इधर पे पूरा समुद्र है, ये समुद्र का पानी है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो मटेरियल इरोड हुआ था वो धीरे धीरे करके यहाँ पे जमा होने लगेगा। जब वो यहाँ पे जमा होगा तो देखो, जब ये इस तरीके से जो
बैरियर है जब वो अंदर होगा, पानी के अंदर होगा, तो इसको हम बोलेंगे क्या, बार बोलेंगे। और जब ये पानी के ऊपर दिखाई देने लग जाएगा तो इसको बैरियर बार बोलेंगे। तो ये कोस्ट के पैरेलल है, जैसे हमारा कोस्ट ऐसे है तो उसके पैरेलल है बैरियर बार। और एक चीज नोटिस करो, ये जो बैरियर बार है वो इस मेन लैंड से जुड़ा हुआ नहीं है। बैरियर बार जो है वो मेन लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है, वो सेपरेट है। जब ये बैरियर बार इस मेन लाइन से जुड़ जाएगा, जब वो इससे जुड़ जाएगा, यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया इससे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, स्पिट। इसको बोलेंगे स्पिट, ठीक है। जब तक जुड़ा नहीं है तो बैरियर बार है, और जैसे ही ये मेन लाइन से जुड़ जाएगा तो इसको स्पिट बोलेंगे। उसमें क्या लिखा है, कीड अप विद मेन लाइन। जब ये मेन लाइन से जुड़ जाएगा, की अप हो जाएगा, तो इसको स्पिट बोलेंगे। और जब ये स्पिट और ये बैरियर बार जो है वो दोनों तरफ से इसको ब्लॉक कर लेंगे, मतलब जब दोनों तरफ से ये स्पिट जो है वो जुड़ जाएगी और बीच में ये पूरा इलाका जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। है ये पानी ही, बट अब ये पानी जो है, समुद्र का पानी यहाँ पे ट्रैप हो गया और इधर पे ये पूरी स्पिट जो है वो बन गई। तो इधर वाले समुद्र से इधर वाला समुद्र जो है वो सेपरेट हो गया और ये वाला पानी पूरा इसमें ब्लॉक हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो अब लैंडफॉर्म बना ये है लगून। तो इसको हम बोलेंगे लगून। तो इसमें अब आप देख सकते हो ये पूरे जो बार्स थे वो ज्वाइन हो गए, तो इसको अब बे बैरियर बोल रहे हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, एक है बार, एक है बैरियर बार। बार जो सबमर्ज्ड है, बैरियर बार जो इमर्ज्ड है, जो ऊपर दिख रहा है, और बे बैरियर जब ये पूरा ब्लॉक कर दे इसको। बे बैरियर कब है, जब ये दोनों तरफ के मेन लाइन से ये जुड़ के इस तरीके से ब्लॉक कर दिया है और बीच में लगून बन गया है। तो ये वाला पूरा लगून है। और यहाँ पे आप स्पिट देखोगे तो स्पिट जो है वो एक तरफ से ये मेन लाइन से जुड़ा हुआ है, दोनों तरफ से ब्लॉक हो जाएगा तो बे बैरियर बन जाएगा, एक तरफ से जुड़ा हुआ है तो बैरियर स्पिट बनेगा। और यहाँ पे नीचे ये वेव कट प्लेटफॉर्म है और वेव कट प्लेटफॉर्म के नीचे फिर यहाँ वेव बिल्ट टेरेस है, ये जो डिपोजिटेड मटेरियल है। तो जो वेव कट प्लेटफॉर्म वगैरह है उन्हीं के ऊपर अब धीरे धीरे करके मटेरियल डिपॉजिट होने लगेगा और यहीं पे बीचेस बनने लगेंगे। मतलब जरूरी नहीं है कि आगे चल के बीचेस बने, बल्कि अब इसी वेव कट प्लेटफॉर्म एंड वेव बिल्ट टेरेस पे यहीं पे मटेरियल पूरा अब यहाँ पे डिपॉजिट होने लग जाएगा और यहीं पे फिर जो बीचेस वगैरह हैं वो बनेंगे। The lagoons would gradually get filled up by sediments from the land, giving rise to a coastal plain। और धीरे धीरे करके ये जो लगून है ये भी सेडिमेंट से पूरा भर जाएगा। जैसे ये पूरा सेडिमेंट्स यहाँ पे जमा होते जा रहे हैं ना, तो ये पूरे इस लगून में सेडिमेंट्स जमा हो जाएंगे और ये एक कोस्टल प्लेन बन जाएगा। तो इस तरीके से हाई रॉकी कोस्ट में इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटी होंगी। तो पहले पूरा इरोजन होगा और जब इरोडेड मटेरियल जो है अच्छी मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा तो वो धीरे धीरे फिर वेव्स की वजह से डिपोजिट होने लगेगा और फिर डिपोजिशन की वजह से अलग अलग लैंडफॉर्म बनेंगे।